गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे हो, स्वस्थ हो और पढ़ने के लिए रेडी हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ कि कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें क्या क्या पढ़ लिया। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था किसका, कार्डिनल यूटिलिटी का। ये कॉन्सेप्ट हमने दोस्तों क्या किया था, शुरू किया था। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा इसका, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर इसमें हमने पढ़ा फीचर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अजम्पशन, ठीक है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, रिलेशन, बिटवीन, किसके बीच में, टी यू एंड एम यू, ठीक है। इसके कर्व बनाने भी हमने सीखे, ठीक है। उसके बाद में मेन कॉन्सेप्ट हमने क्या किया दोस्तों, हमने किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, ठीक है ना। है बहुत आसान, लेकिन एग्जामिनर का सीधा तीर इसी के ऊपर अटकता है जाके, ये क्वेश्चन डालता है पेपर के अंदर, ओके। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल सा टॉपिक था, कौन सा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में दोस्तों हमारे पास कॉन्सेप्ट था, क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी के केस में हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है कहाँ होता है, यहाँ होता है जहाँ पर ये कंडीशन होती है। दूसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होना चाहिए। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, टू और मोर, टू और मोर कमोडिटी के केस के अंदर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ा। ये इतना, अब तक ये इतना सारा सामान हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या, कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर ही आज हमारे पास दो वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से, पहला तो ये है जी पहला टॉपिक है कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी डिमांड कर्व का डेरिवेशन करना है, एक डिमांड कर्व को निकाल के दिखाना है दोस्तों विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए दोस्तों बात करते हैं, किसी भी कमोडिटी के लिए, किसी भी गुड्स के लिए एक उपभोक्ता जो कीमत देता है वह कीमत किसके बराबर देता है। कोई भी उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीदता है ना दोस्तों, तो एक तो वो जब उसकी प्राइस कम होगी तब खरीदेगा, दूसरी चीज़ उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। अगर उपभोक्ता को उसमें यूटिलिटी दिख रही है तो वो खरीदेगा। तीसरी बात यह है कि एक उपभोक्ता किसी भी कीमत को तब खरीदेगा जब उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसकी कीमत के बराबर हो जाए। यानी कि मान लो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 100 रुपये है,
और मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको कंज्यूम कब करूँगा, जब मुझे 100 रुपये के बराबर जो है यूटिलिटी मिल जाए। यानी कि इस 100 रुपये को जब मैंने खर्च किया, मान लो किसके ऊपर, पिज़्ज़ा के ऊपर, पिज़्ज़ा एक कमोडिटी है, इसके ऊपर हमने खर्च किए 100 रुपये, और 100 रुपये से अगर हमें 100 यूटिल मिल जाती है या इससे ज़्यादा मिल जाती है, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके बिल्कुल इक्वल यूटिलिटी हमें मिल जानी चाहिए। जितनी उपयोगिता उस वस्तु में है उतनी ही उस वस्तु की प्राइस होनी चाहिए, तब उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यूनिट है, यूनिट्स ऑफ बर्गर लिख लेते हैं, बर्गर, ठीक है, बर्गर की यूनिट है। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर की। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा हूँ आपको दोस्तों। जब बर्गर की मैंने पहली यूनिट का कंजम्पशन किया तो मुझे जो यूटिलिटी है वो मिलने वाली कितनी थी, 5 थी। ये इन टर्म्स ऑफ मनी है दोस्तों, इन टर्म ऑफ मनी है, नॉट इन टर्म ऑफ यूटिल। यूटिल के अंदर नहीं है, किसके अंदर है, रुपीज़ के अंदर है ये मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तभी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकता है एक कंज्यूमर। चलिए, जब दूसरी यूनिट बर्गर की मैंने कंज्यूम की तो मुझे मिलने वाली जो यूटिलिटी थी वो 4 हो गई। तीसरी यूनिट को जब मैंने कंज्यूम किया तो ये भी कितनी हो गई, 3 हो गई। जब मैंने चौथी यूनिट को कंज्यूम किया तो ये 2 हो गई। जब पांचवी यूनिट को कंज्यूम किया तो ये 0 हो गई। तो देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की यूनिट को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, यूटिलिटी 5 से 4 हुई, कम हो गई, 4 से कम होकर 3 हो गई, 3 से कम होकर 2 हो गई, 2 से कम होकर 0 हो गई। ये वो सिचुएशन है जब हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि हमने भरपेट खाना खा लिया, उसके बाद भी अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है और हमारे को 2 रोटियां और खिला रहा है तो हम क्या होगा, फिर होगा ये कि हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। वो बीमार पड़ने का मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट से मिलने वाली हमें जो है वो नेगेटिव हो गई है। ओके दोस्तों, चलिए दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ। हमें लॉ ऑफ डिमांड कर्व को ड्राइव करना है किससे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। जो डिमांड कर्व होता है और जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है, दोनों ही कैसे होते हैं दोस्तों, दोनों इस शेप के होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप होता है। स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव और डाउनवर्ड, ठीक है ना। इसी प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनता है और इसी प्रकार डिमांड कर्व बनता है। लेकिन फ़र्क क्या है दोस्तों, फ़र्क इतना है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये तीनों हो सकता है। लेकिन जो दोस्तों डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के पॉजिटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। चलिए दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने देख लिया। क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। मतलब क्या है, सीधा सा समझ में आ रही है बात कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को तब ज़्यादा खरीदेगा जब उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। यानी कि मान लो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस 5 रुपये है तो उसकी 1 यूनिट को कंज्यूम किया जा रहा है, जब प्राइस डिमांड की जा रही है 1 यूनिट की, जब प्राइस कम होकर 3 हो जाती है तो ये
4 हो जाती है, प्राइस जब 1 रुपये हो जाती है तो ये 6 हो जाती है। कहने का मतलब इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। यानी कि समझना क्या चाहते हैं हम, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ जोड़ना है। जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं तब हमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिलता है इन टर्म ऑफ यूटिल। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में बनाते हैं तब हमें क्या मिलता है दोस्तों, डिमांड कर्व मिलता है। डिमांड कर्व हमारे को मिलता है। दूसरी चीज, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि किसी प्रोडक्ट की जितनी भी ज़्यादा इकाइयों का आप उपभोग करोगे तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाएगी। और दूसरी चीज़, डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है, उसके हिसाब से कंज्यूमर अगर चले तो क्या निर्णय होगा उसका। कंज्यूमर ये चाहेगा किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा इकाइयाँ वो तब खरीदेगा जब उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी को खरीद रहा है, तो यही होता है डिमांड कर्व। चलिए इसको बनाते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या है, मनी के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, हमें मिल जाता है डिमांड कर्व। चलिए यहाँ पर 2 डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी को लिया है दोस्तों मैंने, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिया है, क्वांटिटी को लिया है। ठीक है, ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। ओके, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हमने क्या लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी किसकी टर्म में, यूटिल के अंदर लिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के अंदर। ओके, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, प्राइस के अंदर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो कर्व होता है ये नेगेटिव भी होता है, ये इतना पार्ट इसका नेगेटिव है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का। हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाना सीखा था, बिना टेबल के बना रहे हैं दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है जो पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट Q4 के ऊपर ये क्या है, जीरो है। मैंने आपको बताया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम पीक के ऊपर होती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की। अब यहाँ पर हमने यूटिल के अंदर इसको शो किया है। जब हम वाई एक्सिस के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के अंदर शो कर देंगे, यानी कि मनी की टर्म में शो कर देंगे, तो उससे मिलने वाला जो कर्व होगा वो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी Q1 है, ये भी Q1 है। ठीक है, अब क्या है, ये M1 जो है ना, इसको हमने प्राइस के अंदर चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया P1। ठीक है, दूसरा जो है क्वांटिटी क्या हो गई, 2। जैसे ही प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। एक बार फिर देखते हैं, जैसे ही प्राइस और कम हुई, P3 हुई, तो क्या हो गया दोस्तों, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। यानी कि एक उपभोक्ता किसी चीज़ की ज़्यादा इकाइयाँ तब खरीदेगा जब उस प्रोडक्ट की प्राइस लगातार कम हो रही होगी।
जब प्राइस P1 थी तो इतनी ही क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा था। जब प्राइस कम हो गई, ठीक है, जब प्राइस कम हो गई तो ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड की जाने लगी। पहले हम यहाँ पर R पॉइंट पर थे, अब S पॉइंट पर हैं, और जैसे ही प्राइस और कम हुई तो क्वांटिटी और बढ़ गई, यानी कि हम इस पॉइंट के ऊपर है। तो दोस्तों मैं आपको जनरली इतना बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से इसी प्रकार जो है वो डिमांड कर्व ड्राइव होता है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी की टर्म में लिख देते हैं तो उससे क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ तक ये वाला पार्ट क्या बन जाता है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बन जाता है। जैसे ये वाला जो कर्व है ना, इसको हम DD नाम दे देंगे। ये कर्व क्या है दोस्तों, डिमांड कर्व ऐसे ड्राइव हो जाता है। ठीक है, जब वाई एक्स के ऊपर हमने जब मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया तो हमें क्या मिला, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिला। और जब हमने वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस को यानी मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इन टर्म ऑफ मनी, प्राइस के अंदर जब चेंज कर दिया तो हमें जो कर्व मिला वो क्या है, डिमांड कर्व होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की। ओके, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उसका शेड्यूल कैसे बनता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर इकोनॉमिक्स में किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक हो, आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। मैं वो कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आऊँगा और वादा करता हूँ कि इतना अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि दिमाग में फिट हो जाएगी, बात कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो आपसे बस यही एक दरख्वास्त होती है हर बार कि वीडियो को जितना मर्जी आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, फीडबैक दिया करो। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।